हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी NVS की तैयारी करेंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, NVS का जितने भी यानी कि 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर को। ठीक है, 28 से हमारे पेपर शुरू है। और जिनका भी आपको अपना एडमिट कार्ड के से पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर चेक करना था, एग्ज़ाम सेंटर आप चेक कर सकते हैं, वो आपका आ चुका है। ठीक है, अब आती है आज की क्लास के बारे में। ठीक है बच्चों, आज जो ये एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, एडमिट कार्ड आगे 25 तारीख को आएंगे। एग्ज़ाम सेंटर आ चुके हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर जाकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन आईडी डालकर चेक कर लें लॉगिन आईडी पर। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो पुस्तकालय के प्रकार होते हैं, पुस्तकालय के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे, तीन चार देंगे, तीन सही होंगे और उसमें से एक गलत होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। पुस्तकालय के प्रकार होते हैं, तो पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, जितने भी राष्ट्र से जुड़े हुए हैं वो पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ये आपको चार इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खासकर चार पुस्तकालय आपसे पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, आपको तीन चारों दे देंगे, चार में से एक, जैसे ये दे दिए शैक्षिक पुस्तकालय, हटा दे, इसकी जगह कुछ और दे दी, स्कूलिंग पुस्तकालय यानी कि स्कूल लाइब्रेरी मान लीजिए, या किसी भी तरह का जो स्कूल लाइब्रेरी। शैक्षिक पुस्तकालय में कौन कौन से थे, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, इस तरह के आ गया। या बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए स्कूल लाइब्रेरी डाल दिया, तो वो भी स्कूल शैक्षणिक पुस्तकालय में आएगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, ध्यान रख के ही आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको और पढ़ लेते हैं। फिर एक ये मैंने फिर बताया, चार तरह के पुस्तकालय हैं, इनको नाम कॉपी में अपनी नोट करके रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, पुस्तकालय के प्रकार पढ़ ले। सार्वजनिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको पता ही है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, तो इसका ये मत सोचना कि आपको बताया नहीं जा रहा, जो बताया जा रहा वही। हाँ, अब आते हैं भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये पूछा जाएगा हमारे से। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पूछा जाए, आज से पूछा जाता है, कोलकाता में स्थित है। इस पुस्तकालय का लंबा इतिहास रहा है, यानी कि हमें कुछ मतलब नहीं, लंबा इतिहास रहा है, छोटे इतिहास रहा है, हमें तो NVS क्लियर करना है। इस इतिहास में 1835 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ, यानी कि आपसे पूछा जाता है कब से पूछा जाता है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ, मार्च 1835 में आम जनता के लिए खोला गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कब खोला गया। तो फिर आता है 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने पुस्तकालय की ध्यान यानी कि एक तरह से उनके दिशा को देखते हुए इसको सर्वमान्य अधिकार खरीद और तत्पश्चात सरकार को संप्रेषण यानी कि एक तरह से इंपीरियल लाइब्रेरी, आपसे पूछा जाए इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत मिल दिया। यानी कि ये जो लाइनें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड को 30 जनवरी 1903 में दिन यानी कि के दिन मैटफॉक हॉल में जनता के लिए उपयोग एक तरह से खोल दिया। तो ये आपको जो लाइनें हैं इम्पोर्टेंट है, और इसमें डेट भी। ठीक है, ये हमारी चीज़ें यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इंपीरियल लाइब्रेरी की पुस्तकालय नियुक्त किया गया, फिर आगे चल के इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय होने का दर्जा मिला। ठीक है, ये जो चीज़ें आगे की चीज़ें वो तीन लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी, और इसका क्या है, उद्घाटन कब हुआ, आम जनता के लिए कब खोला, 36 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालय में हम सारी चीज़ें अलग अलग, सार्वजनिक पुस्तकालय वो होते हैं जहाँ रंग को, भेद को, या इस तरह की चीज़ें को, भेद को आदि को नहीं करा जाता, यानी कि जो जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, रंग आदि के हिसाब से खोले जाते हैं वो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय संग्रह करना, प्रदर्शन करना, शिक्षा करना, मनोरंजन करना, ये सारी चीज़ें आती है।
हमें इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़नी। भारतीय पुस्तकालय का आपको पता ही है कि स्थिति 70 साल से ऊपर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे मैं बताता हूँ वो आती है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आपको पता ही है सारी रिसर्च हो गई, टीचिंग हो गई, शैक्षणिक कार्य, सब चीज़ें आएंगी। ये भी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना, जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, भारत में इस तरह के पुस्तकालय डील नेट के माध्यम से, यानी कि किसके, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन आपको बताइए, अंतर्वास्तु, ये आपको मैंने इंटर लाइब्रेरी लोन आपको बता ही दिया था। इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया कि मंगवा सकते हैं, जैसे आपको किसी विश्वविद्यालय में या किसी स्कूल में इस लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन या कुछ भी ज़रूरत है तो इंटर लाइब्रेरी लोन यानी कि लोन के तौर पर आप इस ए लाइब्रेरी से बी लाइब्रेरी में सामान मंगा सकते हैं। चलिए, महाविद्यालय हो गया, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे चीज़ें आपको ये बता दिया, CSA SID यानी कि एक तरह से क्या है, पाठ्यक्रम की सेवा के लिए उपयोग है। आपको मैंने सॉफ्टवेयर के लिए बताया था, सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करके देख लिया होगा। जो कौन सा सॉफ्टवेयर था कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जो 2 इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी साइंस के बताए थे मैंने, वो आपको बताने हैं और खासकर पूछे जाते हैं। चलिए, अब आता है यहाँ पर ये जो रूल है, यानी कि विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय के, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे मैं बता दूं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, विश्व यानी कि ये सब चीज़ें प्रस्तावना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि इनका राष्ट्रीय जनसंख्या की भाषा साक्षरता स्तर को देखते हुए और उनकी रुचि देखते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय को एक तरह से खोला गया। आप इसे पढ़ लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता 1947 में मिली। आपको पता है स्वतंत्रता कब मिली, पर गणतंत्र हमारा 1950 में। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी बनी। राष्ट्रीय राजधानी बनी, 29 राज्य इतने, ये सब चीज़ें हमें बन गई। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अब बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए, भारत के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय यानी राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के दिन, तो आपको सबसे पहले आता है तमिलनाडु में 1948 में। कब बना तमिलनाडु की जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो 1948 में। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी कब बनी, 1960 में। कर्नाटक लाइब्रेरी 65 में। महाराष्ट्र 67 है। पहले 4 खासकर याद रखना, पहले 4 जरूर पूछे जाते हैं। 95 पाँचवा क्या है, 1979 में पश्चिम बंगाल, 88 में मणिपुर, 89 में हरियाणा, 89 में केरल, 93 में मिजोरम, 93 में गोवा, 2001 में उड़ीसा, 2000 में गुजरात, 2005 में अरुणाचल प्रदेश। खासकर दोबारा याद रखिए, अभी दोबारा पढ़ लेंगे हम, आगे देखते हैं। 2006 में राजस्थान वाले जो पेपर होता है, राजस्थान वाले स्टूडेंट याद रखें, आपके पेपर में ये वाली चीज़ें पूछी जाती है कि राजस्थान का, एक तो राजस्थान की लाइब्रेरी और दूसरा लाइब्रेरी में क्वेश्चन क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है वो कब आया, तो वो है 2006। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है 2006, लक्षद्वीप 2007, बिहार 2008, और बिहार की लाइब्रेरी कौन सी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी, ठीक है, 2009 छत्तीसगढ़ और 2009 अरुणाचल प्रदेश। 19 है तो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार फिर। तो सबसे पहला क्या है, तमिलनाडु क्या है 1948, आंध्र प्रदेश है 1960, कर्नाटक है 1900 यानी कि 1965, महाराष्ट्र है 1967, पश्चिम बंगाल है 1979, मणिपुर है 1988, हरियाणा है 1989, केरल है 1989, मिजोरम है 1993, गोवा है 1993, उड़ीसा है 2001, गुजरात है 2000, फिर आता है 2005 उत्तरांचल, फिर आता है 2006 राजस्थान, 2006 उत्तर प्रदेश, 2007 लक्षद्वीप, 2008 बिहार, 2009 छत्तीसगढ़ और 2009 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट
मिलता जाएगा। यानी कि आपको ये सोचिए कि आप एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए ही, यानी कि एग्ज़ाम के लिए, चीज़ों के लिए मानते हैं। ये देखिए, जैसे तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया? 1948 में। ये सब चीज़ें इसमें विषय सूची है, लाइब्रेरी कार है, लाइब्रेरी फंड है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। खासकर इतने डीपली नहीं पूछा जाता, डीपली पूछा जाता है नेट में। हमारे लिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश हमने पढ़ लिया, लाइब्रेरी का जो आया, महाराष्ट्र का पढ़ लिया हमने। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं, आगे जो एक और चैप्टर है उसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल डीपली समझाया जा रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर दिक्कत करेंगे आगे। ये आता है पुस्तकालय संघ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको ये भी पढ़ा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें चीज़ें। रेफरेंस सिस्टम और ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको बाद में काम आएगी, ये अभी काम नहीं है हमारे। देखिए, इफ्ला आपको पता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये हमारे लिए काम का है। आपको इफ्ला की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है। इफ्ला की फुल फॉर्म आपको पता चल गई तो इसका जो उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 30 सितंबर 1927 को यूके के एडबर्न स्कॉटलैंड की लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हुई थी। इफ्ला के पास दुनिया भर में 140 से अधिक देशों में 1400 से अधिक सदस्य हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं। इफ्ला 1971 में नीदरलैंड में पंजीकृत किए गए थे। इसका प्रधान कार्यालय द हैग नीदरलैंड में। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, द हैग में और क्या है? द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट है, यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो भी द हैग में ही है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो भी द हैग नीदरलैंड में ही है। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ है आपसे पूछी जा सकती है, इफ्ला की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? और आपसे ये पूछा जाता है कि सम्मेलन कब है, उसमें सदस्य कितने हैं और कहाँ पर पंजीकृत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, चलिए पुस्तकालय संघ, ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको वही बताया जा रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कार्यालय 1933 में प्रारंभ हुआ और 12 वर्ष के लिए कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी में स्थित था। इसमें 1946 में दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया और सितंबर 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा। इसके बाद कोलकाता वापस पहुंच गया और कोलकाता में स्थानांतरण करके अगस्त 1960 में कार्य यानी फिर से स्थानांतरित दिल्ली कर दिया गया। मतलब दिल्ली कोलकाता चलता रहा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में रखा गया। 24 मई 1970 में आयोजन एक साधारण सामान्य निकाय बैठक में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थान मुख्य कार्यालय दिल्ली में बना दिया गया। अब आपको पता होगा भाई, जो हम जितने भी लाइब्रेरी हैं, आपका तो पता नहीं पर मैं भी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं ILA में, यानी कि ILA, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। आपको पता है 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है और एक कार्ड भी बना हुआ होता है। तो उससे क्या फ़ायदा है, एक तरह से आपको जब ILA के जो चुनाव होते हैं उसमें आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से आप कहीं भी ये कह सकते हैं कि मैं एज ए ऑफिशियल लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरियन हो आप, पर ऑफिशियल लाइब्रेरी का आपको एक तरह से कार्ड भी मिल जाएगा। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखा दूँगा ILA का जो कार्ड है वो किस तरह का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 1927 में यानी कि इस तरह से आ जाएगी। उत्तर दिल्ली के वाणिज्य भवन में इस स्थित की 1973 में वापस खरीद लिया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल इतने में भवन का वर्तमान कहाँ है आपको पता ही है, दिल्ली में है।
चलिए ये इम्पोर्टेंट था, आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे क्या, वर्तमान कार्य का इम्पीरियल इस सेक्शन में, यानी कि भारत के किस में है। अब 26 जून एक पत्र भेजा गया और आवंटन किया गया, यानी कि आपको पता ही है भूमि के एक टुकड़े को आवंटन हेतु अनुरोध किया गया, और वो कब है। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए आपको पता है ILA कहाँ है, आपसे ये पूछा जाता है ILA कहाँ है। ILA आपको पता होना चाहिए दिल्ली में, ठीक है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सदस्यता आपको पता ही है, संरक्षण सदस्य हम आपका विदेशी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अब आती चीज़, भारतीय पुस्तकालय संघ के सदस्य की संख्या 1933 में कुल 70 थी, यानी कब थी, 70 थी। 2001 में 2600 हो गई। वर्तमान सभी श्रेणियों के सदस्य 7000 से अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर NVS के लिए। हमारे NVS हो गया, DSSS हो गया, और KVS हो गया, और राजस्थान के पेपरों के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदस्य पूछे जाते हैं, सदस्य का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 6 सदस्य प्रमुख है, उनका भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने बता दिया, यूनिक कैटलॉगिंग है और ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट थी वो बता दिया। आइसलैंड, यानी कि ये आपको पता ही है, आपको मैंने फर्स्ट डे बता दिया। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसका बताना चाहिए। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। इतना फुल फॉर्म याद रखना इम्पोर्टेंट है, खासकर हमारे पेपर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो बता दूंगा। ये बैठक इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्यतः इम्पोर्टेंट नहीं, सदस्यता इम्पोर्टेंट नहीं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही आपको मिल रही हैं। फालतू की चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं। वीडियो को मैं भी चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी खींच सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे की, पर मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है कि मटेरियल सबको सही मिले। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पढ़ना है, मैं राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन पे चलते हैं। चलिए ये आ गया राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। एक तो UGC है, एक राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, आपको पता होना चाहिए। भाई UGC आपको पता है 1948 में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है UGC कब आया, तो वो है 1948 में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने 1922 में फैसला किया कि सार्वजनिक पुस्तकालय, अन्य पुस्तकालय, उच्च, ये सब चीज़ें हमसे नहीं पूछी जाती। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास भी नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं करना। हमें जो अब आता है सार्वजनिक, वो एक तरह से हमारे लिए पुस्तकालय हमारा कहाँ गया। अब आता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक केंद्र यानी संगठन है, तो भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग में। आपसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन जो लाइब्रेरी है वो किसके अंडर आता है, सांस्कृतिक विभाग, यानी कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर आती है, ठीक है। इसके गठन के देश के महान शिक्षक, प्रेरणा और सामाजिक सुधार राजा राम मोहन राय की, यानी एक तरह से याद में 1972 में किया गया। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के फाउंडेशन पश्चिम बंगाल के सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका सेवा, ये सब चीज़ें हमारे इम्पोर्टेंट इतना है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक तरह उस कब उसकी याद में बनाया, मतलब राजा राम मोहन राय की याद में कब बनाया, 1972 में। और राजा राम मोहन लाइब्रेरी जो है फाउंडेशन है, वो पश्चिम बंगाल के सोसाइटी ऑफ पंजीकृत अधिनियम 61 के तहत पंजीकृत है। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी सार्वजनिक नीति बनाने वाले संस्था का फाउंडेशन कहा जाता है। भारत के एक तरह से 22 सदस्यों की नामांकित, यानी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 22 सदस्यों के एक तरह से नॉमिनेशन की बात कही गई है। चलिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो आपको मैंने बता दी। और आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो, इसमें कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी का क्वेश्चन आपको या तो नेट में मिलेगा, या जो इसरो का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मिलता है ये क्वेश्चन। इसलिए NVS, KVS और DSSS और इनमें से लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग के लाइब्रेरी के हिसाब से, तो टीचिंग की लाइब्रेरी के हिसाब से जो आपको मिल रहा है
भाई वो इम्पोर्टेंट है। ISSN नंबर आपको मैं बता दिया था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसकी फुल फॉर्म से पूछी जाएगी। ठीक है, एक आपसे ISBN की पूछी जाएगी, तो ISBN की आपको बताया स्टैंडर्ड बुक सीरियल बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक सीरियल नंबर, ये जो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी। आखिरी अभी आपको मैं 28 से पहले सारी फुल फॉर्म जितनी भी लाइब्रेरी की है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे इस तरह की आपको लाइब्रेरी की वीडियो मिलती रहे। और जो चीज़ें थी वो सारी इन मतलब आपके लिए बेकार थी, और जो हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चैनल को एक चीज़ आपको मैं फिर दोबारा कहूँगा, आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।